स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में जाना था। नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हमने जाना सेंट्रल नर्वस सिस्टम तथा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हम लोगों ने स्टडी किया था कि यह दो मेन पार्ट से मिलकर बनी होती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और उसके बाद हम लोगों ने जाना था नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन या नर्व सेल के बारे में। नर्व सेल की हम लोगों ने काफी डिटेल में स्टडी की थी। आइए पर क्विक रिवीजन कर ले न्यूरॉन या नर्व सेल के बारे में। न्यूरॉन या नर्व सेल के मेनली तीन भाग होते हैं जिससे मिलकर यह बने होते हैं। पहला है सेल बॉडी या जिसे साइटोन भी कहते हैं, दूसरा है डेंड्राइट्स, तीसरा है एक्सॉन या इसे अक्ष भी कहते हैं। बच्चों, आप स्क्रीन पर जो ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं वह मेनली इसी नर्व सेल या न्यूरॉन की बनी होती है। 80 to 90% यह नर्व सेल की बनी होती है और लगभग 10% यह ग्लिया सेल्स की बनी होती है। यानी इसमें नर्व सेल ज्यादा मात्रा में होते हैं, इसलिए हम लोगों ने नर्व सेल यानी न्यूरॉन की स्टडी बहुत डिटेल में की थी, क्योंकि यह बहुत जरूरी है ब्रेन को भली भांति समझने के लिए। क्योंकि ब्रेन जो कार्य करती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, उसमें इस न्यूरॉन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में न्यूरॉन की स्टडी करवाई है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज मेरी पिछली वीडियो जरूर देखें। और इस वीडियो में हम लोग मेनली ह्यूमन ब्रेन की स्टडी करने जा रहे हैं, तो ह्यूमन ब्रेन को समझने में आपको कहीं कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने यह जाना था कि न्यूरॉन जो है वह मुख्यतः तीन भागों में बटा होता है। यह जो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है इसके मुख्यतः तीन भाग हैं। नंबर 1 है साइटोन, डेंड्राइट्स और थर्ड नंबर है इसे एक्सॉन या अक्ष भी कहते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे सेल बॉडी या साइटोन के बारे में। साइटोन स्टार शेप की स्ट्रक्चर होती है और इसमें कोशिका द्रव्य भरा होता है और कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी इत्यादि। महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। मैंने यहाँ स्टार मार्क करके आपको बता दिया था। इस सेंट्रोसोम की अनुपस्थिति के कारण ब्रेन में सेल डिवीजन की प्रक्रिया नहीं होती है। अगर आपका नर्व सेल यानी न्यूरॉन डैमेज होता है तो इसका रीजनरेशन नहीं होता, यानी पुनर्निर्माण नहीं होता है। नर्व सेल जो डैमेज हुए हैं उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाती है। उसके बाद हम लोगों ने जाना था डेंड्राइट्स के बारे में। डेंड्राइट्स इसी साइटोन से लगे हुए यह ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है। यह जो आप देख रहे हैं ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। और इसकी जो ब्रांचेज होती है चारों तरफ निकली हुई, वह इतनी सूक्ष्म होती है कि शरीर की ऐसी जगह पर भी पहुंच जाती है जो बहुत सकड़ी हो और वहां से संवेदनाओं को लेकर आती है। डेंड्राइट्स का काम क्या है बच्चों? यह जितनी भी 5 सेंस ऑर्गन है उन सभी 5 सेंस ऑर्गन से यह संवेदनाओं को इकट्ठा करके साइटोन में लाती है और साइटोन में इन संवेदनाओं को नर्व इंपल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आप एक बार फिर से ध्यान से सुने मेरी बात कि साइटोन में क्या होता है बच्चों। यह जो डेंड्राइट्स संवेदनाओं को विभिन्न सेंस ऑर्गन से लेकर आती है, उन्हें साइटोन में इलेक्ट्रिकल इंपल्स यानी विद्युत आवेग में यहाँ साइटोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और यह जो आप इतनी लंबी शाखा देख रहे हैं, इस लंबी शाखा का नाम है एक्सॉन या अक्ष। अब आप क्या देख पा रहे बच्चों कि यह जो एक्सॉन है इसके ऊपर फैटी सब्सटेंस की एक लेयर होती है जिसे माइलिन शीथ या मेडुलरी शीथ कहते हैं। यह मेडुलरी शीथ क्या है? एक्सॉन के ऊपर जो फैटी सब्सटेंस की लेयर है उसे माइलिन शीथ या मेडुलरी शीथ कहते हैं। और एक्सॉन में आप देख पा रहे हैं कि जगह जगह यह माइलिन शीथ या मेडुलरी शीथ एब्सेंट है, जैसे यहाँ। तो उस जगह को जहां पर एक्सॉन में माइलिन शीथ एब्सेंट है उसे नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। और इस माइलिन शीथ के ऊपर बच्चों आप देख पा रहे हैं कि पतली झिल्ली है जो माइलिन शीथ को कवर किए हुए है, इसे न्यूरेलेमा कहते हैं। उसके बाद आपने देखा था कि एक्सॉन इस तरह की आकृति बनाती है जिसे एक्सॉन बल्ब कहते हैं। और एक्सॉन की यह निचले सिरे की ब्रांचिंग कहाँ खत्म होती है बच्चों? एक गांठ लाइक स्ट्रक्चर पे, जिसे सूत्र युग्मन गांठ या साइनेप्टिक नोड्स कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सिनेप्स के बारे में भी जाना था कि सिनेप्स क्या होती है। यह जो न्यूरॉन की शाखा है एक्सॉन, यह किसी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जाकर अटैच हो जाती है और उस अटैचमेंट वाले स्थान को सिनेप्स कहते हैं। और यहीं पर एक रसायन स्रावित होती है जिसे एसिटाइल कोलिन कहते हैं।
इस रसायन का स्राव इसलिए होता है बच्चों ताकि एक्सॉन से जो विद्युत आवेग आई है वह दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंच सके। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो में जान ली थी और हम लोगों ने यह भी जाना था ब्रेन भली भांति काम करे इसके लिए जरूरी है कुछ आयंस की, और वह आयंस है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की भी जरूरत होती है, पर कम मात्रा में मेनली सोडियम तथा पोटेशियम आयन की जरूरत पड़ती है ब्रेन को प्रॉपर वे में काम करने के लिए। बच्चों उसके बाद हम लोगों ने यह भी जाना था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो भागों से मिलकर बनी होती है, पहला है ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन पर हम लोग मेनली फोकस करेंगे आज के वीडियो में। तो ब्रेन के बारे में हमने पिछली वीडियो में ही थोड़ा बहुत जान लिया था कि ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, या इसे आप हिंड ब्रेन भी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और जानते हैं ब्रेन के बारे में डिटेल में। तो बच्चों हम लोगों ने जाना था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यह दो भाग से मिलकर बना होता है, पहला है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा क्या है बच्चों? स्पाइनल कॉर्ड। फिर ब्रेन के बारे में हम लोगों ने क्या जाना था बच्चों कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन तथा हाइंड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी अभी हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। फोर ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो हमने क्या जाना बच्चों? फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन के कोई पार्ट नहीं होते, इसके बारे में जितनी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं बता दूंगी। हाइंड ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, सेरिबेलम और सेकेंड है पॉन्स एंड थर्ड है मेडुला, और थर्ड है मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो भाग से मिलकर बने होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन पर आज हम लोग मुख्यतः फोकस करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी हम लोग अभी नहीं करने जा रहे। तो ब्रेन के 3 मुख्य भाग होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, और मिड ब्रेन में कोई डिवीजन नहीं होती। हाइंड ब्रेन फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट है सेरिबेलम, सेकंड है पॉन्स एंड थर्ड है मेडुला ऑब्लोंगेटा। बच्चों फोर ब्रेन को प्रोजेंसेफेलॉन भी कहते हैं, प्रोजेंसेफेलॉन। यह मस्तिष्क के तीनों पार्ट में सबसे बड़ा पार्ट है, यानी सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का कौन सा है? फोर ब्रेन, यानी प्रोजेंसेफेलॉन। फोर मीन्स होता है आगे, यानी आगे का जो मस्तिष्क होता है यह पोर्शन, यह आगे का पोर्शन है। मिड ब्रेन, मिड मीन्स मध्य ब्रेन, इसे मेसेंसेफेलॉन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मेसेंसेफेलॉन। और यह है हाइंड ब्रेन। हाइंड मीन्स होता है पीछे, यह है पीछे का पोर्शन, यह जो ब्रेन है इसका पीछे का पोर्शन है, हिंड ब्रेन कहते हैं इसे। इसे रोम्बेनसेफेलॉन भी कहते हैं। हाइंड ब्रेन को रोम्बेनसेफेलॉन भी कहते हैं। तीनों पार्ट में सबसे बड़ा होता है फोर ब्रेन, यह क्या है? सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्क का, और यह मिड ब्रेन सबसे छोटा भाग है। सबसे छोटा, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेन के 3 पार्ट में से सबसे छोटा कौन सा है, तो मिड ब्रेन। इस सब पार्ट में सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है? तो सब पार्ट में सबसे बड़ा है सेरिब्रम, यह सब पार्ट में सबसे बड़ा है।
सब पार्ट में सेरिब्रम सबसे बड़ा है। सब पार्ट में सबसे बड़ा कौन सा है? सेरिब्रम। और सबसे छोटा कौन सा है? सब पार्ट में सबसे छोटा कौन सा है? सब पार्ट में सबसे छोटा है सेरिबेलम। सब पार्ट में सबसे छोटा कौन सा है? सेरिबेलम। तो बच्चों मस्तिष्क के तीनों भाग में अगर ओवरऑल पूछा जाए तो सबसे बड़ा है फोर ब्रेन और सबसे छोटा है मिड ब्रेन। लेकिन अगर सब पार्ट में पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है तो सब पार्ट में सबसे बड़ा है सेरिब्रम और सबसे छोटा है सेरिबेलम। बच्चों सेरिब्रम और सेरिबेलम में अक्सर कंफ्यूजन होती है, पर सेरिब्रम जो है वह फोर ब्रेन का पार्ट है और सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट है। यानी फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क का भाग है और हाइंड ब्रेन पश्च मस्तिष्क का भाग है। बच्चों थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस को कंबाइंडली क्या कहते हैं? इसे डायनसेफेलॉन कहते हैं। डायनसेफेलॉन यानी डायनसेफेलॉन किससे मिलकर बने हैं? थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस से। और ये डायनसेफेलॉन फोर ब्रेन का पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारी बातें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बच्चों अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बनाना ब्रेन की स्ट्रक्चर। यह देखिए आप, ब्रेन की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। यह मैं हाइंड ब्रेन से बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। इसे मेडुला ऑब्लोंगाटा कहते हैं और यह इसके नीचे है स्पाइनल कॉर्ड। यह है स्पाइनल कॉर्ड। यह है मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा। बच्चों आपने स्टडी किया है कि हाइंड ब्रेन के 3 सब पार्ट्स होते हैं। एक यह मेडुला ऑब्लोंगाटा, दूसरा क्या है बच्चों? पॉन्स। तो यह स्ट्रक्चर है पॉन्स। इसे पॉन्स वेरोलाई भी कहते हैं। पॉन्स के ऊपर होती है मिड ब्रेन। इसके ऊपर क्या है? मिड ब्रेन है। लेकिन हम लोगों ने बच्चों स्टडी किया है कि हाइंड ब्रेन के 3 सब पार्ट्स होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगाटा, पॉन्स, वेरोलाई तथा सेरिबेलम। तो ये क्या बना रही है? सेरिबेलम बना रही हूं। आप देख लो, यह इस तरह से ब्रांचिंग होती है, यह ट्री लाइक ब्रांचिंग होती है। इसे कहते हैं सेरिबेलम। इसमें इस तरह की ब्रांचिंग होती है, यह ट्री लाइक अपीयरेंस होती है इसकी। इसे क्या कहते हैं? इसे सेरिबेलम कहते हैं। यह है सेरिबेलम। तो बच्चों हाइंड ब्रेन के 3 सब पार्ट्स बन गए, सेरिबेलम, पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लोंगाटा। यह तीनों सब पार्ट्स मिलकर क्या बना रहे हैं बच्चों? यह तीनों सब पार्ट्स मिलकर हाइंड ब्रेन बना रहे हैं। यह है हाइंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? पश्चिम मस्तिष्क। तो यह तीनों सब पार्ट्स हो गए पश्चिम मस्तिष्क के, सेरिबेलम, पॉन्स वेरोलाई एवं मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब मिड ब्रेन बना लेना चाहिए। बच्चों अब मैं बना रही हूं मिड ब्रेन। यह क्या है बच्चों? यह है मिड ब्रेन, जिसे मध्य मस्तिष्क कहते हैं। यह क्या है बच्चों? यह है मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन। यह है मिड ब्रेन। और बच्चों यह ब्रेन का वह पार्ट है, यानी फोर ब्रेन का पार्ट है, जिसमें कुछ ग्लैंड उपस्थित होते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, जिसमें यहाँ आप देख सकते हैं कि यह है थैलेमस और यह जो रीजन है इसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। यह है थैलेमस। यह फोर ब्रेन का पार्ट है, थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस। थैलेमस का नीचे वाला हिस्सा है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। इसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। थैलेमस के नीचे वाले हिस्से को हाइपोथैलेमस कहते हैं। यह रीजन है। और इसके नीचे यह क्या है? यह पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभी ग्लैंड्स को नियंत्रित करता है।
यह जो ऊपर का पोर्शन है यह फोर ब्रेन का पोर्शन है। मिड ब्रेन के ऊपर फोर ब्रेन होती है। फोर ब्रेन यानी अगर मैं इस तरह से खड़ी हूं तो ये पोर्शन फोर ब्रेन का हो गया, यह मिड ब्रेन का और यह हाइंड ब्रेन का। तो इस तरह से यहाँ पर जो पोर्शन मैं बनाऊंगी वह फोर ब्रेन की होगी। यह जो फोर ब्रेन का हिस्सा है सेरिब्रम, यह लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव यानी अनुदैर्घ्य काट के द्वारा दो भागों में बटी रहती है। यानी कि एक तरफ का यह पोर्शन हो गया तो दूसरी तरफ का यह पोर्शन आप देख सकते हैं। तो यह जो सेरिब्रम है वह अनुदैर्घ्य काट के द्वारा दो भागों में बटी रहती है। यह जो सेरिब्रम के दो पार्ट होते हैं, एक यह और एक यह, तो इस तरह से दो पार्ट आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे आप मान लो यह सेरिब्रम के पार्ट हो गए तो इस तरह से यह दो गोलार्धों में बटा रहता है। इस तरह से यह, तो इस तरह से यह सेरिब्रम दो गोलार्धों में बटा रहता है जिसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। इन दो गोलार्धों को सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। यह दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर नर्व सेल के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। इसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। यह जो कनेक्टिविटी है दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ रही है, उस कनेक्टिविटी को क्या कहते हैं बच्चों? कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। तो यह क्या है बच्चों? यह है कॉर्पस कैलोसम। इसे क्या कहते हैं? कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। इसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। यह जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसे ही मैंने यहाँ पर बनाया है, यह है कॉर्पस कैलोसम। यह कॉर्पस कैलोसम दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ने का काम करती है। उसके बाद यह क्या है बच्चों? यह सेरिब्रम का पार्ट बन रहा है। यह है सेरिब्रम का पार्ट। इसे इस तरह से इसकी ग्रुप्स बना ली जाएगी। इस तरह से सेरिब्रम में कुछ उभार होती है और कुछ डिप्रेशन भी होते हैं, यानी कुछ धसाव भी होते हैं। तो इस तरह से सेरिब्रम में कुछ उभरी हुई रचनाएं होती हैं और दो उभरी हुई रचनाओं के बीच में धसाव होती है, यानी डिप्रेशन होती है। तो इन उभरी हुई रचनाओं को क्या कहते हैं बच्चों? इसे गाइरस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गाइरस। सेरिब्रम में जो उभरी हुई रचना होती है उसे गाइरस कहते हैं और जो धसी हुई रचना होती है उसे सल्कस कहते हैं। तो यह जो धसी हुई रचना है इसे क्या कहेंगे? इसे सल्कस कहते हैं। यानी दो गायरस के बीच इस तरह से धसाव होती है। यह दो गायरस हो गए, दो गायरस की उभार होती है, उसके बीच जो धसाव होती है उसे सल्कस कहते हैं। और यह गायरस और सल्कस जिस व्यक्ति में बहुत ज्यादा डेवलप है वो व्यक्ति बहुत चतुर और बुद्धिमान होता है। और गायरस और सल्कस अगर किसी व्यक्ति में कम विकसित है तो वह व्यक्ति मंदबुद्धि होता है। और ये गायरस एवं सल्कस क्यों होते हैं बच्चों? सेरिब्रम में गायरस एवं सल्कस का पाया जाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ब्रेन बहुत सारे न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन्स यानी कि नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई जिससे मिलकर नर्वस सिस्टम बना है। तो ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जिसे रखने के लिए बहुत सारे स्थान की जरूरत होती है। तो इस तरह से यह उभार और धसाव जैसी रचना पाई जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स इसमें समा सके। इसलिए इस तरह की सेरिब्रम में रचना पाई जाती है। उभार और धसाव जैसी रचना, उभार जैसी रचना को गायरस कहते हैं और धसाव वाली रचना को सल्कस कहते हैं। यह गायरस एवं सल्कस सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स इसमें समा सके, ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन इसमें आ सके। ठीक है बच्चों, सेल के जिस लेयर से सेरिब्रम ढका रहता है उसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो बच्चों यह उभार और धसाव जैसी रचना जो पाई जा रही है वह कहाँ पाई जा रही है? वह सेरिब्रम में पाई जा रही है। सेरिब्रम, इस रचना को क्या कहते हैं? सेरिब्रम। जैसे कि मैंने यहाँ बनाया, सेरिब्रम के दो हेमिस्फीयर हैं, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। तो बच्चों फोर ब्रेन के सारे पार्ट हो गए, सेरिब्रम और ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस मिलकर क्या बनाते हैं? फोर ब्रेन बनाते हैं। फोर ब्रेन। तो बच्चों सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस मिलकर कौन सी रचना बनाते हैं?
फोर ब्रेन बनाते हैं। तो बच्चों यह जो स्ट्रक्चर आपने देखा हुआ ह्यूमन ब्रेन का है, और मानव मस्तिष्क सभी जीवों के मस्तिष्क से कहीं ज्यादा डेवलप होता है। यानी जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सब में ज्यादा विकसित दिमाग किसके पास होता है, वह है मानव का। मानव के बाद अगर पूछा जाए तो डॉल्फिन का दिमाग भी बहुत ज्यादा विकसित होता है। मानव के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है डॉल्फिन का। बच्चों मानव का जो मस्तिष्क होता है उसका वजन होता है मेल में, अगर मानव मस्तिष्क का वजन जानना चाहे तो वह है 1400 से 1450 ग्राम। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के मस्तिष्क का वजन होता है 1300 से 1350 ग्राम। और अगर चाइल्ड की बात करें तो 300 से 400 ग्राम चाइल्ड के मस्तिष्क का वजन होता है। चाइल्ड का मस्तिष्क तो उम्र बढ़ने के साथ साथ विकसित होता रहता है, लेकिन एक एडल्ट का मस्तिष्क 25-26 साल के बाद धीरे धीरे इसका वजन कम होता जाता है। 25-26 साल के बाद प्रत्येक वर्ष 2.5 से 3.5 ग्राम तक वजन आपके दिमाग का कम हो सकता है। और अगर एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के मस्तिष्क के आयतन की बात करें तो आयतन कितना होता है, तो एक व्यस्क मानव मस्तिष्क का आयतन कितना हो सकता है, यह लगभग 1650 mm तक हो सकता है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से यह आयतन और वजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखें। बच्चों मानव मस्तिष्क अगर ऊपर से छुआ जाए तो यह बिल्कुल सॉफ्ट है, यह जेली लाइक सॉफ्ट है। मानव मस्तिष्क अगर टच करोगे तो यह बिल्कुल जेली लाइक सॉफ्ट लगेगी, ठीक है। मानव मस्तिष्क एक बहुत ही कोमल एवं बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है और इसकी सुरक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए मस्तिष्क एक बॉक्स के अंदर बंद होती है और उस बॉक्स को क्रेनियम कहते हैं, क्योंकि यह 8 क्रेनियल बोन से मिलकर बनी होती है, इसलिए इस बॉक्स को क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। और यह चारों ओर से एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की झिल्ली द्वारा ढकी रहती है, जिसे मेनिन्जेस कहते हैं। इस झिल्ली को क्या कहते हैं, इसे मेनिन्जेस कहते हैं। मेनिन्जेस के द्वारा ही ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है। मेनिन्जेस का काम होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। और यह जो मेनिन्जेस है वह 3 लेयर्स की बनी होती है। मेनिन्जेस कितने लेयर्स की बनी होती है, यह 3 लेयर्स की बनी होती है। आउटर मोस्ट लेयर को ड्यूरा मैटर, मिडिल लेयर को क्या कहते हैं बच्चों, मिडिल लेयर को इसे अरेक्नोइड कहते हैं। अरेक्नोइड यानी जाल जैसी रचना होती है, कुछ इस तरह से मकड़ी के जाले जैसी रचना होती है। एरेक्निडा ज्वाइंटेड लेग्स वाले इनवर्टिब्रेट्स का क्लास होता है। उसी क्लास के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, एरेक्नोइड। इसी क्लास को मकड़ी बिलोंग करती है। और मकड़ी किस तरह का जाला बनाती है, कुछ इस तरह का जाला बनाती है। तो ब्रेन के ऊपर भी जो मिडिल लेयर है वो कुछ इसी तरह का झिल्ली का निर्माण करती है, इसीलिए इसका नाम है अरेक्नोइड। और थर्ड लेयर यानी इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर जो कि ब्रेन के टच में होती है उसे कहते हैं पिया मेटर। इनर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं बच्चों, पिया मेटर कहते हैं। तो यह मेनिन्जेस के 3 लेयर्स हो गए। मेनिन्जेस ब्रेन की प्रोटेक्टिंग लेयरिंग है, जिसके अंदर ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है। जैसे अगर मैं यहां बनाऊं तो यह क्या है, यह जो लेयर है वह ड्यूरा मेटर है। यह जो ग्रीन कलर से लेयर है आउटर मोस्ट लेयर, यह ड्यूरा मेटर है। यह जो ग्रीन कलर की आउटर लेयर है इसे क्या कहेंगे बच्चों, इसे ड्यूरा मैटर कहते हैं। यह आउटर मोस्ट लेयर है मेनिन्जेस की। उसके बाद इस तरह से आप मकड़ी के जाले की तरह रचना देख रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, अरेक्नोइड। और यह अरेक्नोइड जो है यह मिडिल पार्ट है मेनिन्जेस की, बीच वाली झिल्ली है। 3 लेयर में से जो बीच वाली झिल्ली होती है मेनिन्जेस की उसे अरेक्नोइड कहते हैं।
तो यह जो बीच वाली झिल्ली है, मकड़ी के जाले जैसी रचना, इसे क्या कहेंगे? इसे अरेक्नोइड कहते हैं। और यह जो सबसे अंदर वाली रचना है, जो मस्तिष्क के अंदर वाले पार्ट को टच कर रही है, यह सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग है। इसे मैंने ब्लू से बना दिया है ताकि इजीली विजिबल हो। इनर मोस्ट लाइनिंग को क्या कहेंगे? पिया मैटर कहते हैं। इनर मोस्ट लाइनिंग को क्या कहेंगे? पिया मैटर। और यह जो दो इनर मोस्ट लेयर है, यानी अरेक्नोइड एंड पिया मैटर, इनके बीच जो फ्लूइड भरी होती है बच्चों, उसका नाम क्या है? उसे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यह सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या काम करती है बच्चों? यह ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। सबसे पहला काम क्या है इसका? प्रोटेक्शन। यह ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। दूसरा, यह ब्रेन को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ब्रेन को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? यही सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तीसरा काम इसका क्या है? यह वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करती है, यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट यानी ब्रेन में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, उसके फलस्वरूप जो वेस्ट बचते हैं, उसका रिमूवल भी यही सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का काम है। तो बच्चों, आपने जान लिया कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कितनी इंपॉर्टेंट है ब्रेन के लिए। तो बच्चों, अब तक आपने ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में भली भांति से जान लिया है। आपने जाना कि सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस मिलकर फोर ब्रेन का निर्माण करते हैं, और यह फोर ब्रेन मस्तिष्क के तीनों भागों में सबसे बड़ा होता है, और सेरिब्रम जो कि ब्रेन का सब भाग है, उन सब में सबसे बड़ा होता है। यह सेरिब्रम मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा घेरे रहता है। यानी यह जो सेरिब्रम है, आप देख पा रहे हैं कितना डेवलप है। यह मस्तिष्क का अग्र भाग, मध्य भाग तथा पश्च भाग को ढके रहता है, यानी यह लगभग 2/3 हिस्सा कवर करता है। और यह अनुदैर्ध्य काट के द्वारा 2 बराबर हिस्सों में बटा रहता है, और दोनों हिस्सों को क्या कहते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। और यह दोनों हिस्सा आपस में एक नर्वस टिश्यू के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। यह रचना आप देख पा रहे हैं, यह क्या है? कॉर्पस कैलोसम है, जिसके द्वारा सेरिब्रम के 2 हेमिस्फीयर आपस में जुड़े रहते हैं। यह एक नर्व बैंड है, जिसके द्वारा सेरिब्रम के 2 हेमिस्फीयर आपस में जुड़े रहते हैं। सेरिब्रम के ऊपर जो इस तरह की उभार जैसी रचना होती है, उसे गायरस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? गायरस कहते हैं। यह जो उभरी हुई रचना है, उसे गायरस कहते हैं, और जो धंसी हुई रचना है, उसे सल्कस कहते हैं। यह गायरस और सल्कस सेरिब्रम की सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन इसमें समा सके। और यह सेरिब्रम मस्तिष्क के अन्य कार्यों पर भी नियंत्रण रखता है। सेरिब्रम मस्तिष्क के अन्य कार्यों पर भी नियंत्रण रखता है। सेरिब्रम अगर किसी व्यक्ति का वेल डेवलप्ड है, तो वह व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान और चतुर होगा, उसका आईक्यू लेवल ज्यादा होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का सेरिब्रम औसत से छोटा है, तो वह व्यक्ति मंदबुद्धि का होगा। अगर आपको कोई बुद्धिमान व्यक्ति दिख जाए, तो आप यह जरूर समझ लेना कि उस व्यक्ति का सेरिब्रम वेल डेवलप्ड है। यह सेरिब्रम बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है, यानी जिस व्यक्ति का बहुत डेवलप सेरिब्रम है, वह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा। यह किसी भी व्यक्ति में सोचने, समझने, प्रॉब्लम सॉल्व करने, योजना बनाने, तर्क करने की कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। यह वॉलंटरी मसल्स यानी ऐच्छिक मसल्स पर भी नियंत्रण स्थापित करता है। यह आंख, कान, नाक इत्यादि से आने वाली सूचनाओं को भी ग्रहण करता है। अब आते हैं डायनसेफेलॉन, यानी थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मिलाकर क्या बनता है? डायनसेफेलॉन बनता है। यह जो थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस आप देख रहे हैं, इसको कंबाइंडली क्या कहते हैं? इसे डायनसेफेलॉन कहते हैं। और यह जो डायनसेफेलॉन है, यानी थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस, यह सेरिब्रल हेमिस्फीयर से बहुत हद तक ढका रहता है। बच्चे जानते हैं डिटेल में थैलेमस के बारे में। थैलेमस एक सेप्ट रचना है, एक यानी अंडे जैसी आकृति है। यह आप देख पा रहे हैं, इसका शेप कैसा है? अंडे जैसा है। यह ग्रे मैटर का बना होता है, यानी धूसर मैटर का बना होता है। ये बच्चों, ब्रेन का जो बाहरी भाग है,
जिसमें न्यूरॉन की संख्या अधिक होती है वह व्हाइट मैटर का बना होता है, क्योंकि न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीथ होती है और माइलिन शीथ व्हाइट कलर की होती है, जिसके कारण ब्रेन का ऊपरी भाग जो है वह व्हाइट कलर का होता है, यानी व्हाइट मैटर का बना होता है। और ब्रेन के अंदर का भाग ग्रे मैटर का बना होता है, क्योंकि वह ऐसे न्यूरॉन सेल से बना होता है जिसमें माइलिन शीथ एब्सेंट होती है। माइलिन शीथ के एब्सेंट होने के कारण यह व्हाइट नहीं दिखती, धूसर रंग की दिखती है, यानी इसे ग्रे मैटर का बना हुआ कहते हैं। तो यह जो थैलेमस है यह कैसा है, धूसर रंग का है, यानी ग्रे मैटर का बना हुआ है। अब देखो बच्चों, जितने भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं सभी सेंसरी इंपल्स भेजते हैं विभिन्न अंगों से। सेंसरी इंपल्स किस तरह से आते हैं, इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते हुए इस तरह से सारे सेंसरी इंपल्स आते रहते हैं, और यह सेरिब्रम में जाने से पहले ये थैलेमस में आकर रुकते हैं। थैलेमस इसे सेरिब्रम के किस कोने में भेजना है यह डिसाइड करता है, ठीक है। तो यह जो थैलेमस है यह उन सारे सेंसरी इंपल्स के लिए ब्रॉडकास्ट स्टेशन के रूप में कार्य करता है, क्योंकि थैलेमस ही सेरिब्रम के किस भाग में इंपल्स को भेजना है यह डिसाइड करता है। तो थैलेमस किस तरह से काम कर रहा है, ब्रॉडकास्ट स्टेशन के रूप में कार्य कर रहा है। सेंसरी इंपल्स के लिए जो शरीर के विभिन्न भागों से आ रहे हैं यह थैलेमस ही डिसाइड करेगा कि यह जो सेंसरी इंपल्स आया है वह सेरिब्रम के किस हिस्से में जाएगा, ठीक है। यह सेरिब्रम के किस हिस्से में जाएगा यह कौन डिसाइड करेगा, थैलेमस डिसाइड करेगा। और यह थैलेमस जो है वह बाहरी तापमान का एहसास करवाता है। अगर आपके वातावरण में टेम्परेचर बढ़ जाए या घट जाए तो उसका एहसास कौन करवाता है, यह थैलेमस ही बाहरी ताप का एहसास कराता है। यह दर्द का भी एहसास कराता है। जैसे अगर आप किसी सबकॉन्शियस व्यक्ति की पिटाई कर दो, मान लो किसी ने शराब पी रखा है, उसकी अगर आप पिटाई कर देते हो तो उस व्यक्ति को एहसास नहीं होता कि उसकी पिटाई हुई है, उसे दर्द का बिल्कुल एहसास नहीं होता, क्योंकि उसका थैलेमस अभी सही ढंग से काम नहीं कर रहा होता है। बच्चों अब जानते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में, जो फोरब्रेन का तीसरा पार्ट है। हमने सेरिब्रम की स्टडी कर ली, थैलेमस की स्टडी कर ली, और अब हम लोग जानेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे सिचुएटेड होती है। हमारे अंदर जो प्यार, घृणा इत्यादि का भाव है, भूख, प्यास, यह सब जो लगती है वह नियंत्रित कौन करता है, उसे हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। यह हाइपोथैलेमस शरीर के अंदर के ताप को नियंत्रित करता है। थैलेमस शरीर के बाहरी ताप को नियंत्रित करता है, यानी वातावरण में जो ताप में परिवर्तन हो रहा है उसका एहसास कराता है। और हाइपोथैलेमस शरीर के अंदर के ताप को नियंत्रित करता है, और यह शरीर के अंदर पानी की मात्रा का भी नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस मेनली लड़कों में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, यानी बहुत सक्रिय होता है, और इसी हाइपोथैलेमस की अधिक सक्रियता की वजह से लड़के बड़े बड़े कांड कर देते हैं, और हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी शर्मनाक घटनाएं आती हैं सामने, जैसे निर्भया हत्याकांड, और ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो हमारे समाज को शर्मसार करती है। इसलिए लड़कों को अपने हाइपोथैलेमस पर कंट्रोल रखना चाहिए, और इसके लिए उन्हें सलाह दी जाती है कि वह लहसुन प्याज का सेवन नहीं करें। लहसुन प्याज के अधिक सेवन से सल्फोनिक एसिड की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, जिससे हाइपोथैलेमस अधिक सक्रिय हो जाता है। इसलिए हमारे भारतवर्ष में प्राचीन काल में साधु महात्मा जो हुआ करते थे वह लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया करते थे, और हमारे यहाँ जो धार्मिक अनुष्ठान हुआ करती है उसमें भी लहसुन प्याज भोजन में वर्जित होता है, ताकि इंसान जब कोई धार्मिक अनुष्ठान करे तो आत्म संयम से काम ले। बच्चों अब जानेंगे मिड ब्रेन के बारे में। यह है हमारा मिड ब्रेन। यह पोर्शन क्या है, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का अधिकांश भाग फोर ब्रेन से ही ढका रहता है, और यह ब्रेन स्टेम का ऊपरी भाग है। यह ब्रेन की स्ट्रक्चर है, और यह जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है इसे ही ब्रेन स्टेम कहते हैं। मेडुला, पोन्स तथा मिड ब्रेन, इन तीनों को कंबाइंड रूप से ब्रेन स्टेम कहते हैं, यानी मिड ब्रेन, पोन्स तथा मेडुला, यह कंबाइंडली क्या कहलाती है, ब्रेन स्टेम। इसे ब्रेन स्टेम कहते हैं, इसे कंबाइंडली ब्रेन स्टेम कहते हैं। मिड ब्रेन इस ब्रेन स्टेम का सबसे ऊपरी भाग है। यह जो ब्रेन स्टेम है इसका सबसे ऊपरी भाग कौन है, मिड ब्रेन है, और इसमें संतुलन तथा आंख की पेशियों को नियंत्रित करने के केंद्र
मौजूद होते हैं। यह संतुलन बनाए रखने में मदद करती है और आंख की पेशियों को नियंत्रित करने में भी मदद करती है। जैसे यह आंख है, आंख के अंदर यह प्यूपिल है, ठीक है, यह प्यूपिल है, तो इस प्यूपिल को यह नियंत्रित करती है। यानी प्यूपिल आंख के अंदर वह छिद्र है जिसके माध्यम से प्रकाश की किरण आंखों के अंदर प्रवेश करती है। तो बच्चों, इस प्यूपिल का काम क्या है? इस प्यूपिल के द्वारा ही आंखों में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है। यह है प्यूपिल। तो यह जो मिड ब्रेन है वह आंख की पेशियों को किस प्रकार से नियंत्रित करती है? अगर बहुत ज्यादा लाइट हो तो प्यूपिल सिकुड़ कर छोटी हो जाती है, लेकिन अगर डिम लाइट हो, बाहर अगर प्रकाश कम हो, तो प्यूपिल क्या है, फैल जाती। इस तरह से प्यूपिल इस तरह से फैल जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश आंखों के अंदर प्रवेश कर सके, इसलिए प्यूपिल इस तरह से फैल जाती है। और इसकी जस्ट अपोजिट, अगर बाहर प्रकाश बहुत ज्यादा हो तो प्यूपिल छोटी हो जाती सिकुड़ कर, ताकि अत्यधिक प्रकाश अंदर प्रवेश नहीं करे और हमारी आंखों को कोई नुकसान ना हो। तो प्यूपिल की पेशियों का नियंत्रण कौन करता है? मिड ब्रेन करता है। बच्चों, मिड ब्रेन के पीछे पश्च भाग में 4 इस प्रकार के उभार होते हैं जिसे कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिना कहते हैं। मिड ब्रेन के पीछे स्थित इन चारों उभारों को क्या कहते हैं बच्चों? इसे कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिना कहते हैं। कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिना। क्वाड्रिसेमिना। बच्चों, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिना, यह मिड ब्रेन के पीछे जो 4 एलिवेशन है, जो 4 उभार है, इन्हें ही कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिना कहते हैं। ये जो ऊपर वाले 2 एलिवेशन है, इन्हें सुपेरियर कॉलिकुली कहते हैं। ऊपर वाले को सुपेरियर कॉलिकुली कहते हैं। सुपेरियर कॉलिकुली। और ये सुपेरियर कॉलिकुली विजुअल रिफ्लेक्स से रिलेटेड होते हैं। यह विजुअल रिफ्लेक्स से रिलेटेड होते हैं। यह विजुअल रिफ्लेक्स से रिलेटेड होते हैं। यानी यह आंख की मांसपेशियों का नियंत्रण इसके द्वारा होगा, सुपेरियर कॉलिकुली के द्वारा होगा। और यह मिड ब्रेन के पीछे यह जो ऊपर वाली उभार है, इसके द्वारा नियंत्रित होगी। इसके अलावे आईलिड की मूवमेंट, जैसे पलकों का झपकाना, पलकों में जो मूवमेंट होती है वह भी मिड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो आईलिड्स की मूवमेंट भी इसी सुपीरियर कॉलिकुली के द्वारा नियंत्रित होगी। और मिड ब्रेन के नीचे जो यह 2 उभार दिख रहे हैं आपको, यह इंफेरियर कॉलिकुली कहलाती है। इसे क्या कहते हैं? इंफेरियर कॉलिकुली। और यह ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी यह श्रवण यानी सुनने की क्रिया से संबंधित होते हैं। यह जो नीचे वाले 2 उभार दिख रहे हैं, इन्हें इंफेरियर कॉलिकुली कहते हैं और यह श्रवण क्रिया से संबंधित होते हैं। ऊपर वाले जो 2 एलिवेशन है, यह विजुअल रिफ्लेक्स से रिलेटेड है और नीचे वाले 2 जो एलिवेशन है कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिना के, यह 2 नीचे वाले एलिवेशन ये ऑडिटरी रिफ्लेक्स से संबंधित है। तो बच्चों, इस तरह से हमने मिड ब्रेन की भी स्टडी कर ली और अब है हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में सबसे पहले स्टडी करेंगे सेरिबेलम की। तो इसकी लोकेशन देखें। सबसे पहले सेरिबेलम कहाँ लोकेटेड है? यह सेरिब्रम, यह जो देख रहे हैं आप सेरिब्रम, इसके नीचे और मेडुला के ऊपर अवस्थित है। सेरिबेलम की लोकेशन आपने देख ली। अब इसके कार्य क्या है? यह पोस्चर, समन्वय, संतुलन तथा ऐच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करती है। बच्चों, अगर मस्तिष्क से सेरिबेलम को हटा दिया जाए, जैसे मान लो यह सेरिबेलम है और इसे हटा दिया जाए, ये सेरिबेलम अगर ना हो तब क्या होगा? तो हम लोग जितनी भी वॉलंटरी एक्शन करते हैं यानी ऐच्छिक गतिविधियां करते हैं, उन सब पर नियंत्रण हमारा नहीं रहेगा। जैसे हाथों का मूवमेंट, हमारा चलना बोलना, यह सब क्या है? ऐच्छिक क्रियाएं हैं जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं और इन सब पर नियंत्रण कौन रखता है? सेरिबेलम रखता है। अगर हमारे मस्तिष्क से सेरिबेलम ही हटा दिया जाए तो यह सारी क्रियाएं
बहुत मुश्किल होंगी। तो यह सभी क्रियाएं हम नहीं कर सकते। जैसे हम चल फिर नहीं सकते क्योंकि हमारे हाथों और पैरों की जो ऐच्छिक पेशियां हैं वह हमारे नियंत्रण में नहीं रहेंगी। जिस तरह से मैं बोल पा रही हूँ, मैं बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि जीभ और जबड़ों के बीच की पेशियों के बीच नियंत्रण नहीं रह पाएगा, क्योंकि जीभ और जबड़ों के कार्यों का समन्वय भली भांति नहीं हो पाएगा, इसलिए बोलने में कठिनाई होगी और मैं बोल नहीं पाऊंगी। जैसे छोटे बच्चों का सेरिबेलम बहुत अधिक डेवलप नहीं होता तो बच्चे ढंग से बोल नहीं पाते हैं। उनकी जो बोली होती है वह उनके पेरेंट्स ही भली भांति समझते हैं, बाकी जो दूसरे व्यक्ति होते हैं वह ठीक से नहीं समझ पाते। इसकी बस यही वजह है कि बच्चों का सेरिबेलम बहुत ढंग से विकसित नहीं हुआ होता है, इसलिए बच्चे लड़खड़ा कर बोलते हैं, सही ढंग से नहीं बोल पाते। उसी तरह से अगर आप किसी शराबी को ले लो तो शराबी की जो चाल होती है वह बहुत आड़े तिरछे होती है। वह किसी भी तरह से बहुत मुश्किल से चल पाता है क्योंकि वह अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ रहता है, तो उसके सेरिबेलम पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। उसका सेरिबेलम भली भांति काम नहीं करता, जिसके कारण वह ढंग से चल फिर नहीं पाता और ढंग से बोल भी नहीं पाता, जिसके कारण एक शराबी व्यक्ति न ढंग से चल फिर पाता है और ना ही ढंग से बोल पाता है। बच्चों, यह तो हो गई सेरिबेलम के बारे में जानकारी। उसके बाद आते हैं पोन्स। यह है पोन्स वेरोलाइट। अब आप इसकी स्थिति देख लो कि यह कहाँ सिचुएटेड है। यह जो पोन्स है इसकी लोकेशन कहाँ है? यह मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच स्थित है। यह कहाँ है? मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच स्थित है, यानी यह एक ब्रिज का काम करती है। ब्रिज का काम क्या होता है? दो चीजों को आपस में जोड़ना, एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। तो पोन्स का भी यही काम है, यह एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच। बच्चों, जितनी भी इंपल्स ब्रेन की ओर जाती है वह सभी इसी पोन्स के रास्ते से होते हुए जाती है। पोन्स वेरोलाइट से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वह है कि श्वसन की दर को कौन नियंत्रित करता है? यही पोन्स नियंत्रित करता है। इट कंट्रोल्स रेस्पिरेशन। यह पोन्स जो है वह रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप यह जरूर याद रखें कि पोन्स रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। और बच्चों, आप जो चैन की नींद सोते हो उसे भी यह पोन्स वेरोलाई ही कंट्रोल करता है। यह क्या करता है? स्लीप कंट्रोल करता है। बच्चों, पोन्स के बाद अब जानेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में। यह हाइंड ब्रेन का उपभाग है, सब पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। यह जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है यह बेलनाकार रचना है और पीछे की ओर यह स्पाइनल कॉर्ड के रूप में पाई जाती है। आप क्या देख पा रहे हैं कि मेडुला ऑब्लोंगेटा पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड के रूप में पाई जा रही है। बच्चों, यह जो स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यह जो स्पाइनल कॉर्ड है यह सर के पीछे से होते हुए रीढ़ की हड्डी के नीचे न्यूरल कैनाल से होता हुआ यह रीढ़ के नीचे तक पाया जाता है। और इसी मेडुला ऑब्लोंगेटा में विभिन्न प्रकार की अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण केंद्र होते हैं। बच्चों, अनैच्छिक क्रियाएं वह होती हैं जो हमारी इच्छा के विरुद्ध होती है, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, श्वसन दर, यह सब हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है। हम लोग चाहे भी तो इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इन्हीं अनैच्छिक क्रियाओं के केंद्र मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाए जाते हैं। हमारे शरीर में जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं यानी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, जैसे छींकना, खांसना, वोमिटिंग टेंडेंसी, किसी अच्छे भोज्य पदार्थ को देख करके हमारे मुंह में पानी आना यानी सलाइवेशन, यह सारी जो रिफ्लेक्स एक्शन है यह भी मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा नियंत्रित होती है। यह जो सारी रिफ्लेक्स एक्शन है वह भी इसी मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा नियंत्रित होती है। बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है इसकी जो कार्य है वो पोन्स से जस्ट अपोजिट है। पोन्स में हमने क्या देखा था कि ब्रेन की ओर जाने वाले जितने इंपल्सेस थे वो सारे इंपल्स पोन्स से होकर गुजरते हैं। ब्रेन की ओर जाने वाले जितने इंपल्स थे वो सारे पोन्स से होकर गुजरते हैं। उसी प्रकार से ब्रेन की ओर जो
इम्पल्स गए, यहाँ पर प्रोसेसिंग की क्रिया हुई, उसके बाद ब्रेन ने जो कमांड भेजा, वह कमांड जो ब्रेन की ओर से आया, इस तरह से मान लो ब्रेन की ओर से कमांड आ रहे हैं, तो वह इसी मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड में भेजे जाएंगे। मेडुला ऑब्लंगेटा यह डिसाइड करता है कि स्पाइनल कॉर्ड के किस भाग में कौन सा कमांड भेजा जाएगा। तो बच्चों यह आपने जान लिया हाइंड ब्रेन के बारे में। तो इस तरह से हमने ब्रेन की बहुत अच्छे ढंग से स्टडी कर ली है और अब जानेंगे ब्रेन के फंक्शन के बारे में। बच्चों अब हम लोग जानेंगे फंक्शन के बारे में, फंक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन क्या कार्य करती है। तो नंबर 1 है टू रिसीव इम्पल्सेस। यह क्या है, आवेग को ग्रहण करती है। हमारे शरीर के अंदर जो भी सेंसरी ऑर्गन्स है, वह जो भी इम्पल्स लेकर आते हैं उन सभी को हमारा मस्तिष्क ग्रहण करता है, फिर वहीं पर इसका विश्लेषण भी होता है, यानी प्रोसेसिंग की क्रिया वहीं पर होगी। दूसरा है रेस्पॉन्डिंग टू द इम्पल्सेस रिसीव्ड। बच्चों अब क्या है, विभिन्न सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा इम्पल्स ब्रेन को भेज दिए गए हैं। अब क्या है, इन आवेगों को ग्रहण कर लिया जाता है, फिर उनका विश्लेषण किया जाता है, फिर ब्रेन ही अनुक्रिया करने के लिए उचित दिशा निर्देश जारी करता है। अब जैसे मान लो कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई आपको टच कर रहा है और उसका टच आपको पसंद नहीं आ रहा, तो यह स्किन के द्वारा यह सिग्नल ब्रेन को जाती है, तो फिर ब्रेन में प्रोसेसिंग होगी और आगे क्या करना है इसके लिए कमांड भेजा जाएगा। तो ब्रेन में प्रोसेसिंग हो गई, ब्रेन ने कमांड भेजा कि उसे 2-4 खींच के लगा देना, और यह कमांड कहां से आया, ब्रेन से आया कि वह टच मुझे पसंद नहीं है, तो उसे 2-4 खींच के लगा देना है। तो यह कमांड ब्रेन ने भेजा और कहां भेजा, आपके हाथों तक भेजा, और फिर आपके हाथ जो है उस हिसाब से कार्य करना शुरू करेंगे। और तीसरा कार्य क्या है, कोरिलेटिंग वेरियस इम्पल्सेस, यानी विभिन्न सेंस ऑर्गन के द्वारा जो भी मैसेज ब्रेन को गए हैं, और एक साथ कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे मैसेज चले जाते हैं ब्रेन के पास, तो ब्रेन उसे बहुत सक्सेसफुली हैंडल करता है। जैसे मान लो आप कुछ पढ़ रहे हो और साथ में आप कुछ खा भी रहे हो, तो एक साथ आप 2 काम कर रहे हो, पढ़ाई भी हो रही, यानी आपकी आंखें भी अपना काम कर रही है। आपने जो पढ़ा आंखों ने वह देखा और ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा इसकी सिग्नल्स ब्रेन को भेज दी, और आप साथ में कुछ खा भी रहे हो, तो आपकी जो टंग है वह भी अपना काम कर रही है। वह जो आप खा रहे हो उसका टेस्ट भी आपको पता चलेगा कि आपने क्या खाया, मीठा खट्टा नमकीन, आपने जो भी खाया तो उसका टेस्ट भी आपको पता चलता है, क्योंकि सिग्नल ब्रेन को जब भेजा जाता है टंग के द्वारा, तो फिर प्रोसेसिंग की क्रिया के बाद कमांड भेजा जाता है कि आपने क्या खाया, खट्टा मीठा, आपको पता चल जाता है कि आपने खट्टा खाया या मीठा खाया या नमकीन खाया। उसी समय आप पढ़ रहे हो तो आपने क्या पढ़ा, यह कमांड भी ब्रेन प्रोसेसिंग के बाद भेज देता है कि आपने जो पढ़ा वह क्या लिखा था। और अगर ऐसे में आपकी मम्मी आवाज देती हैं, तो एट अ टाइम आपकी कान जो है आवाज सुनती है और ऑडिटरी नर्व्स के द्वारा सिग्नल ब्रेन को भेज देती है, और फिर ब्रेन कमांड भेजता है कि आपकी मम्मी आपको आवाज दे रही है, और आप तुरंत रेस्पॉन्ड करते हो। तो इस तरह से एक साथ कई सारी क्रियाएं हमारे जीवन में होती हैं, और ऐसे में ब्रेन उन सभी क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित कर लेता है। और चौथा है स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं का भंडारण। ब्रेन में बहुत सारी सूचनाओं का भंडारण होता है, इसलिए इसे ज्ञान या चेतना का भंडार भी कहा जाता है।
हम लोग अपने जीवन में जितने भी ज्ञान अर्जित करते हैं उन सभी का भंडारण हमारे ब्रेन में ही होता है। बच्चों, अब ब्रेन से रिलेटेड कुछ डिजीज के बारे में जान लेते हैं जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिजीज रिलेटेड टू ब्रेन, डिजीज रिलेटेड टू ब्रेन। तो सबसे पहले जानेंगे मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, तो बच्चों मेनिंजाइटिस यह एक ऐसी बीमारी है जो मेनिंजेस या जो ब्रेन की झिल्ली है, यह जो ब्रेन की झिल्ली है जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, तो इस मेनिंजेस नामक झिल्ली में अगर कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो इस बीमारी को मेनिंजाइटिस कहते हैं। हमारे भारतवर्ष में राजा राम मोहन राय नाम के महान समाज सुधारक थे जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। उन्हें भी यह मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी लग गई थी। दूसरी बीमारी है अल्जाइमर। अल्जाइमर, यह जो दूसरी बीमारी है अल्जाइमर, इसमें क्या होता है बच्चों, नई मेमोरी का बनना बंद हो जाता है। नई मेमोरी बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन पुरानी मेमोरी जो है वैसी की वैसी ही रह जाती है। और तीसरी बीमारी है एमनेसिया। एमनेसिया, एमनेसिया क्या है बच्चों, इसमें टोटल लॉस ऑफ मेमोरी देखी जाती है, यानी कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी को एमनेसिया कहते हैं। यानी जितनी भी पुरानी मेमोरी है वह सारी डिलीट हो जाती है और जो नई मेमोरी है वह बनती रहती है। बच्चों, एक टर्म है बायोलॉजिकल डेथ। यह बायोलॉजिकल डेथ क्या होती है? यह जो बायोलॉजिकल डेथ है इसका मतलब यह है कि ब्रेन की डेथ हो गई है। जैसे इंसान कोमा में चला जाता है तो ब्रेन बिल्कुल काम नहीं करता, लेकिन शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स जो है वो रेस्पॉन्स करते हैं, इसलिए उनका ट्रीटमेंट चलता रहता है ताकि ब्रेन भी रेस्पॉन्स जाहिर करे, वह भी काम करना शुरू कर दे। तो कोमा में ऐसी स्थिति बनती है कि ब्रेन की डेथ हो जाती है, उसे ब्रेन डेथ कहते हैं। और कभी कभी ऐसी हालत में इंसान की डेथ भी हो जाती है। और मरने के बाद भी, जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो मरने के बाद भी 7 से 8 मिनट तक ब्रेन एक्टिव रहता है। सभी ऑर्गन्स मर जाते हैं। जैसे सामान्य मृत्यु किसी इंसान की होती है तो सभी ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन ब्रेन काम करता रहता है। अगले 7-8 मिनट तक यह एक्टिव रहता है। बच्चों, ब्रेन के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात आप जान लो, हमारे शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स के द्वारा जितनी भी ऊर्जा की खपत की जाती है उसमें से अकेले ब्रेन के द्वारा 20% ऊर्जा की खपत की जाती है। और इसीलिए ब्रेन में वसा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ब्रेन जो है एक फैटी ऑर्गन है, यानी कि वसीय ऑर्गन है। यहाँ पर वसा की मात्रा बहुत अधिक होती है क्योंकि एनर्जी की कंजम्पशन यहाँ पर बहुत ज्यादा है, यानी एनर्जी की खपत बहुत अधिक होने के कारण यहाँ पर वसा की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो बच्चों, आज हमने ब्रेन की स्टडी कंप्लीट कर ली है। मैंने हर मायने पॉइंट बहुत विस्तार से आपको समझाया है। आई होप कि आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करें, मैं रिप्लाई करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।